मैं ब्रजेश कुमार पांडे फिर से आपका बिहार सिविल एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था अभी आरबीआई, तो कल मैंने क्लास में आपको आरबीआई के बारे में बहुत कुछ बताया था कि भाई आरबीआई के जो फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन मैंने क्या बताया था कि भाई आरबीआई आम जनता से कोई व्यवहार नहीं करता। आरबीआई आम जनता से कोई व्यवहार नहीं करता। आरबीआई बैंकों का बैंक, मीन्स बैंकों को फंड प्रोवाइड करता है और बैंकों से फंड एक्सेप्ट करता है। ये चीज कल वाली क्लास में आप देखोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल गई। हम बस ये चीजें रिकॉल करने के लिए कह रहे हैं। फिर मैंने बताया था आरबीआई जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट है। आरबीआई भारत सरकार का बैंकर है। आरबीआई एग्रीकल्चर को फंड प्रोवाइड करता है, तो आरबीआई प्रोवाइडिंग फंड्स टू एग्रीकल्चर। आरबीआई इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका मैनेजमेंट करता है, तो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी इसका एक फंक्शन हो गया। इसके बाद आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट को आईएमएफ में रिप्रेजेंट करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब दो पॉइंट्स मैंने कल आपसे बताए थे कि ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो इश्यू ऑफ करेंसी, मुद्रा को जारी करना, तो मैंने बताया था ये लगभग 1 आवर का टॉपिक है। और दूसरा मैंने बताया था टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना। और मैंने बताया था आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडिया में बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर देखो आपकी इस मॉनेटरी पॉलिसी को अगर देखा जाए तो हम कहते हैं मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी को हम कहते हैं मौद्रिक नीति। आप अगर देखो कि ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई क्यों जाती है, तो वैसे तो इसका मेन फीचर जो होता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना। अब अभी हम इसको बारे में डिटेल में देखेंगे। और इस मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसका एक फंक्शन आपने देखा कि क्वांटिटेटिव इंडेक्स होता है, जिसको आप कहते हो मात्रात्मक नीति, मात्रात्मक इंडेक्स, या इसको नीति भी कह सकते हो। और दूसरा जो होता है क्वालिटेटिव इंडेक्स, जिसे आप गुणात्मक नीति कहते हो, क्वालिटेटिव इंडेक्स। तो क्वांटिटेटिव इंडेक्स में क्या है, आप बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, एमएसएफ। और क्वालिटेटिव इंडेक्स में मार्जिन रेशियो, पीएसएल स्कीम, डीआरआई स्कीम, आरबीआई गाइडलाइंस, एसएचजी लिंकेज स्कीम जैसी चीजों को रखते हो। तो अगर हम ये बात कर लें कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन क्या होता है, तो अगर देखा जाए हम जरा इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। आप पहले जरा 2 लाइन अगर चाहे तो, या मैं भी लिखवा दूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव इंडेक्स, क्वांटिटेटिव इंडेक्स और क्वालिटेटिव इंडेक्स, मात्रात्मक नीति और गुणात्मक नीति। ठीक है, तो पहले जरा इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं हम कि ये होता क्या है। ठीक है, आप अगर देखो कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे आप मौद्रिक नीति के नाम से जानते हो, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई क्यों जाती है। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई क्यों जाती है, मौद्रिक नीति क्यों बनाई जाएगी, तो इसके 3 गोल होते हैं। पहला तो एक लेमन लैंग्वेज कह दें कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को नियंत्रण करना आरबीआई का मेन फंक्शन होता है। अब अगर देखा जाए कि इसके जो गोल्स हैं, इसके जो ट्विंस गोल्स होते हैं, कि भाई इसका ट्विंस गोल जो है कि 2 लक्ष्य होते हैं, महंगाई को कंट्रोल करना। तो पहला लक्ष्य हो गया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, या इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल करना इसका पहला लक्ष्य होता है कि भाई ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। अब दूसरा जो गोल होता है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका आर्थिक समृद्धि जो होता है इसका दूसरा गोल होता है। लेकिन इसको पहले समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये इन्फ्लेशन क्या होता है, ये महंगाई क्या होती है, जिसको आरबीआई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में
अगर आप देखो कि हमारी जो इकॉनमी है वो है 3.2 ट्रिलियन डॉलर की। अभी अगर देखा जाए कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी इकॉनमी है वो है 3.2 ट्रिलियन डॉलर की अभी प्रेजेंट टाइम में। अगर हम इसको मान लेते हैं हैंडेड कि भाई हमारी जो इकॉनमी है वो 100 रुपए की अर्थव्यवस्था है, आप अगर देखो कि पैसे का फ्लो इस मार्केट में हो गया 105 रुपए का। 3.2 डॉलर की हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, हमने इसको मान लिया हैंडेड और ये देखा कि पैसे का फ्लो हो गया 105, पैसे का फ्लो मार्केट में हो गया 105 रुपीज। तो आप अगर देखो कि 105 रुपए का फ्लो हो गया तो ये जो 5 रुपए मार्केट में एक्स्ट्रा है, 100 रुपए की अर्थव्यवस्था थी और पैसे का फ्लो हो गया 105, तो ये जो 5 रुपए की अर्थव्यवस्था हो गई, जो एक्स्ट्रा पैसा हो गया, इसे ही हम इन्फ्लेशन या महंगाई के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन या महंगाई। तो इसका जो पहला टारगेट हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का वो होता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि महंगाई को नियंत्रण करना इस मॉनेटरी पॉलिसी का पहला पर्पज होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखो कि मार्केट में थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना चाहिए। जैसे हमारे यहां पे अगर देखा जाए कि 2016 में हमने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क को अपनाया था। हमने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क का हमने कॉन्सेप्ट अपनाया। अब ये फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा ऊपर नीचे हम रख सकते हैं। अभी जैसे देश में माना जाता है कि 4 से 6% का इन्फ्लेशन, 4 से 6% की महंगाई देश के लिए अच्छी मानी जाती है। 4 से 6% का इन्फ्लेशन हमारे देश के अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पे अगर देखो कि थोड़ी मात्रा में अगर इन्फ्लेशन है तो देश के लिए अच्छा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि आप बिहार सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लो। मैं यहां मुखर्जी नगर में हूं। मुखर्जी नगर में पूरे इंडिया भर के स्टूडेंट आके यहां रहते हैं। तो मुखर्जी नगर में इन्फ्लेशन तो ज्यादा है। जहां कहीं इन्फ्लेशन होगा वहां रिसेशन नहीं होता। जहां कहीं मुद्रास्फीति होगी वहां पर बेरोजगारी नहीं होगी या मंदी नहीं होगी। इन्फ्लेशन जहां होगा वहां रिसेशन नहीं होगा। जैसे मुखर्जी नगर में देखो कि जरा भी मंदी का असर नहीं होता। मान लेते हैं कि 1 लाख बच्चे रोज सुबह सुबह मुखर्जी नगर में पढ़ने आते हैं या बहुत सारे बच्चे यहां रहते हैं। उन 1 लाख बच्चों ने अगर 1 कप चाय भी पी ली तो जरा सोचो 10 रुपए की चाय है, मार्केट में 10 लाख रुपए फ्लो हो गए। अगर कुछ बच्चे और आ जाए मुखर्जी नगर में तो ऐसा तो है नहीं कि चाय वाला बोलेगा कि भाई अब चाय खत्म हो गई। वो 2-4 लड़कों को काम पे और लगाएगा, बोलेगा कोई बच के न जाए, सबको चाय पिला के भेजना है। ठीक है, तो जरा सोचो आप कि इन्फ्लेशन होगा, पैसा यहां पे ज्यादा आ रहा है तो कहीं भी मंदी का असर नहीं है। हर आदमी, आप अगर देखो कि मार्केट में तेजी बनी है, 1 कप चाय भी पिया तो 10 लाख रुपए फ्लो हो गए। आपने दोपहर में कहीं खाना खा लिया तो पैसा फ्लो हो गया। तो यहां पे मंदी जैसी चीजें नहीं है क्योंकि मनी का फ्लो है। इसको दूसरे तरीके भी समझो। भाई मान लेते हैं आज महीने की 5 तारीख के सभी बच्चों के घर से लगभग 1 से 5 तारीख तक उनकी जेब में पैसा आता है। जो ही पैसा आया वो क्या करेगा, जब आपकी जेब में पैसा होता है तो आप बाहर खाना प्रेफर करते हो। घर का खाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। भाई मार्केट में क्या है कि आप बाहर की चीजें खाओगे या बाहर की चीज खरीदोगे तो मार्केट बूम जाएगा। मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, बिजनेस साइकिल जो है ऊपर की तरफ बूम करेगा। तो जहां कहीं इन्फ्लेशन होगा वहां रिसेशन नहीं होगा, बल्कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी घटेगी। भाई उस चाय वाले ने देखा कि 10,000 बच्चे इकट्ठे और आ गए। 1 लाख पहले आते थे, 10,000 बच्चे और आ गए। अब ज्यादा लोगों को दुकान पे काम पे रखना होगा तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी मात्रा में इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखा जाता है। जैसे हमारे यहां 2016, बेटा ईयर ध्यान रखना आप लोग कि 2016 में हमने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट अपनाया था। फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट अपनाया। 4 to 6% का हमने टारगेट रखा था। ठीक है, कि भाई इतनी इन्फ्लेशन को हम अगर 4% से कम आता है तो थोड़ा पैसा बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कि 6% से ज्यादा हो जाए। भाई इसको हम 2 से 4% या 6% के पास मेंटेन रखेंगे, क्योंकि थोड़ी मात्रा में अगर महंगाई होगी तो देश के लिए अच्छा है।
क्योंकि जहां इन्फ्लेशन होगा वहां रिसेशन नहीं होगा। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में देश से एक अलग हटा हुआ राज्य है। अभी कुछ दिन पहले वहां पे बॉर्डर एरिया में इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज बनाएगा। आप जरा देखो कि उस एरिया में पैसे का फ्लो नहीं था। जब ब्रिज बनेगा तो सरकार वहां पे पैसा खर्च करेगी और पैसे का फ्लो वहां पे बढ़ेगा। ठीक है, सरकार ने पहले ब्रिज बनाने का डिसीजन लिया तो आसपास के 1000 लोगों को काम पे रख लिया ब्रिज पे काम करने के लिए। फिर वहां पे स्टोन इंडस्ट्री, पत्थर की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। जिस दिन वो सड़क बन गई, पहले तो लोगों को सड़क पुल बनने में लोगों को रोजगार मिला। जिस दिन वो ब्रिज बन गया, उस ब्रिज के चारों तरफ कुछ दुकानें डेवलप हो गई। आर्मी के सैकड़ों ट्रक वहां से गुजरते हैं। अगर किसी ढाबे पे एक आर्मी का ट्रक रुक गया, जरा सोचो कि 100 जवान अगर उस दुकान पे गए, आर्मी के सोल्जर्स की ट्रक वहां से गुजरते हैं, जो सोल्जर्स हैं, अगर 100 सोल्जर भी उतर गए और उन्होंने 20 रुपए के पकौड़े खा लिए और 10 रुपए की चाय पी ली, तो भी जरा सोचो, दुकानदार जहां पे 1 रुपए की इनकम नहीं थी, एक बड़ी इनकम हो गई दुकानदार को। ठीक है, तो थोड़ा इन्फ्लेशन तो आया लेकिन इकोनॉमी ग्रो भी कर गई। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में महंगाई को कंट्रोल करके रखते हैं। हां, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा महंगाई, क्योंकि अगर ज्यादा महंगाई होगी, इन्फ्लेशन में जो प्रोड्यूसर होता है वो फायदे में रहता है। आप अगर निर्माता अगर कोई होगा कि भाई कोई भी प्रोड्यूसर है, मैंने जैसे चाय वाले का एग्जाम्पल लिया, मैं अगर छोले भटूरे वाले का एग्जाम्पल लूं कि वो 1 लाख बच्चे रोज उसके यहां छोले भटूरे खा रहे हैं, अगर 10,000 बच्चे और आ गए तो पैसे का फ्लो और बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि लोगों को भगा देगा, बल्कि और 2 लड़कों को रख के और भी छोले भटूरे बनवाएगा और ये कहेगा कोई बच के जाने न पाए, सबको खिला के भेजो। ठीक है, तो थोड़ी मात्रा में महंगाई अच्छी मानी जाती है, लेकिन देखो इससे आम जनता को नुकसान भी होता है। जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, महंगाई आएगी, उत्पादक को फायदा होगा, प्रोड्यूसर को फायदा होता है। लेकिन जो आम जनता है, सैलरी एम्प्लॉयड है, मान लो आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी सैलरी अगर फिक्स है 50,000, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्फ्लेशन अगर ज्यादा हो गया, जैसे आजकल देश में सब्जियां महंगी हैं, बाकी चीजें महंगी, तो गवर्नमेंट उनको ज्यादा से ज्यादा 3% का डियरनेस अलाउंस देगी, महंगाई भत्ता देगी, ज्यादा पैसे नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं सैलरीड एम्प्लॉयड को नुकसान होता है। यही रीजन है कि इसको 4 से 6% के बीच में मेंटेन करके रखा जाता है। ज्यादा है तो कम करेंगे, कम है तो ज्यादा बढ़ा देंगे। दूसरा क्या है, ये फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट कब बनाया गया, 2016 में। आप इसको मेंशन कर लो कि ये जो इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट या फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क हमने कब अपनाया, 2016 में अपनाया। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन रेट अगर हमने अपनाया 2016 में। अब जरा देखो आप कि मैंने इसके 2 पर्पज बताए। एक तो बताया महंगाई को कंट्रोल करना, आशा है कि आप पूरी तरह समझ रहे होंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। अभी मैं आगे बताऊंगा जब हम बैंक रेट वगैरह पे चलेंगे। तो अगर देखा जाए मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्यों बनाई जाती है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। दूसरा इसका पर्पज है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर जरा देखो कि मैंने क्या बताया, आर्थिक समृद्धि, अगर आप यहां पे देखो कि इसके साथ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना भी एक पर्पज हो गया। आप अगर देखो कि कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन एक इसका पर्पज, वो भी ग्रोथ में ही आ गया। आपको ग्रोथ में समझना है कि रोजगार के अवसर बढ़ाना है, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना है कि लोगों के द्वारा पूंजी का संचय हो। पूंजी का संचय कैसे होगा, अगर बैंक आपको ब्याज दर ज्यादा दे रहा है तो पब्लिक क्या करेगी, बैंकों में पैसा रखेगी, और बैंक में पैसा होगा तो बैंक में पब्लिक के पैसे से पूंजी का सृजन होगा, बैंक के द्वारा पूंजी का सृजन हो जाएगा। तो अगर आपको ब्याज दर ज्यादा मिलेगी तो आप ज्यादा पैसा बैंक में रखोगे, अगर ब्याज दर कम होगी तो आप बैंकों में पैसा कम रखोगे। ठीक है, तो इसका फंक्शन यह होता है कि ब्याज दर को ऐसे रखना है कि भाई पब्लिक बैंकों में भी पैसा रखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा पैसा खर्च कर दे।
क्योंकि अगर आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा तो बैंकों में पैसा ज्यादा रखोगे, ब्याज कम मिलेगा तो बैंकों में पैसा कम रखोगे। तो कैपिटल फॉर्मेशन भी एक पर्पज हो गया। इसके अलावा क्या है, इससे देखो देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन मिलेगा, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। भाई बैंक में पैसा ज्यादा होगा तो बैंक बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन देगी, इससे क्या है, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे और आपको इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा। दूसरा अगर देखा जाए कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा, कि भाई अगर उद्योग लगेंगे तो सरकार के पास भी ऑप्शन होगा कि वो सड़क बनाए, बिजली लेके आए। ठीक है, तो आपसे बिहार पीसीएस में अक्सर करके ये क्वेश्चन आता है, मौद्रिक नीति का क्या पर्पज है, इसको गोल क्या है। तो एक तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को नहीं, इसको लिख लो ही आप, ज्यादा बेटर होगा, लिख लो आप एक पॉइंट। पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की उद्देश्य, पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आप कॉपी पेन बच्चे उठा लो, इसको लिख लो। पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उद्देश्य। इसका जो पहला पर्पज है आप लिख लो, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई का नियंत्रण, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई का नियंत्रण। जो इसके दो मेन गोल है, ट्विंस गोल जो है इसके, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई का नियंत्रण, और दूसरा जो गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। दूसरा जो गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि। इसमें जो पहला पॉइंट लिखना है एम्प्लॉयमेंट, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को प्रोत्साहन देना, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को प्रोत्साहन देना, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को प्रोत्साहन देना, टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देना, टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देना, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद यहीं पे एक जो पॉइंट है आपका, यहां लिख लो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के जमाने में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी तक पूछा नहीं गया, मिलते जुलते क्वेश्चन। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबल, इसको इंग्लिश में लिखना FITF। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई FITF का कॉन्सेप्ट आरबीआई ने कब अपनाया। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबल, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। तो इसको हमने अपनाया था 2016 में। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट अपनाया था 2016 में। इसके तहत हमारी आरबीआई क्या करती है कि इन्फ्लेशन को 4 to 6% में के अंदर रखने का प्रयास करती है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कि आरबीआई इसके तहत इन्फ्लेशन को 4 to 6% के बीच में
मेंटेन करने का प्रयास करती है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे यह पूछा जाए, दूसरे आप यह ध्यान रखना कि मैं कई बार बता चुका हूं कि हमारी इकोनॉमी कितनी है, अभी 3.2 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था है। अब जरा आगे देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम किसका है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम किसका है? हमारे दिमाग में बात होती है आरबीआई, हम ये सोचते हैं कि आरबीआई बनाती है, लेकिन नहीं। 2016 में एक चेंज और किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। अब जो है इसको बनाने का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम 2016 से अब आरबीआई का नहीं है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है, मौद्रिक नीति समिति का है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि अब देश में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो सिर्फ आरबीआई का योगदान नहीं है, वो बनाने का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये कॉन्सेप्ट अपनाया गया देश में 2016 में, ये भी चेंज किया गया था कि अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं बनाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी। और हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल 6 मेंबर होते हैं, इसमें कुल 6 मेंबर होंगे, और इन 6 मेंबर का जो चेयरमैन होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर होगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी चेयरमैन जो होंगे, इसमें 6 मेंबर होंगे। 2016 बनाया गया और इसको बनाने का काम आरबीआई का गवर्नर करता है, और इसमें कुल 6 मेंबर होंगे, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय? शक्तिकांत दास। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अभी बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही मौद्रिक नीति को बनाती है, लेकिन इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो आरबीआई के गवर्नर होंगे। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष जो होंगे आरबीआई के गवर्नर होंगे। तो जाहिर सी बात है 6 मेंबर में आरबीआई के जो चेयरमैन हैं कौन होंगे? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होंगे। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अब जरा देखो, ये जो 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर में अगर देखा जाए तो 3 मेंबर तो आरबीआई के द्वारा होते हैं। 3 मेंबर जो होंगे आरबीआई के द्वारा होंगे, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। और 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट, 3 जो होंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। तो अगर देखा जाए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होंगे, इसमें से 3, आप इसको बेटे नोट डाउन भी करते रहना, बाद में आप भूल जाओगे, मैं इसीलिए आपको बार बार ये चीजें समझा रहा हूं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाई गई? 2016 में। मौद्रिक नीति समिति बनाई गई 2016 में। इसके कुल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें आरबीआई के गवर्नर इंक्लूड होते हैं। इसका चेयरमैन कौन होगा? तो आरबीआई का गवर्नर होगा। चेयरमैन कौन होगा? तो आरबीआई का गवर्नर होगा। और इसके बाद 3 मेंबर कहां से होते हैं? आरबीआई से, इंक्लूडिंग गवर्नर। 3 मेंबर होंगे आरबीआई से, और 3 मेंबर जो होंगे वो होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट करती है। 3 मेंबर को भारत सरकार अपॉइंट करेगी। ये 6 मेंबर मिलके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते हैं। अभी इसके चेयरमैन हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। अब ये मिलके मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम करते हैं। आप जरा देखो कि अक्सर करके मौद्रिक नीति संबंध में भारत सरकार और आरबीआई के बीच तनाव भी होता है। भारत सरकार और आरबीआई के बीच तनाव भी होगा। क्यों? क्योंकि सरकार क्या चाहती है? मार्केट में पैसे का फ्लो हो। मैंने क्या बताया कि जहां इन्फ्लेशन होगा, थोड़ी महंगाई होगी, वहां बेरोजगारी नहीं होती, वहां पे मंदी नहीं आती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप चीजें खरीदोगे, आप मार्केट में चीजों को भेजोगे। ठीक है, आपके पास जब भी पैसा होता, आप देखो कि घर पे खाना खाने का दिल नहीं करता, आप अनाप शनाप खर्च करते हो, और अनाप शनाप खर्च नहीं करोगे तो इकॉनमी आगे कैसे बढ़ेगी? भाई आप अगर देखो जेब में पैसा है, कोई आदमी अगर ज्यादा पैसा है
तो सोचता है कोई लग्जरी कार खरीद ले। आप स्टूडेंट हो, आपकी जेब में पैसा हो तो आप सोचते हो छोले भटूरे खा ले, लस्सी पी ले। लेकिन आप अगर वो काम नहीं करोगे तो दुकानदार को फायदा कैसे होगा? तो सरकार कहती है पैसे का फ्लो बढ़ाओ, बैंकों के द्वारा उनको कर्ज दिलाओ। कर्ज दिलाओगे तो अपना घर बनाएंगे, कार खरीदेंगे, इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। और आरबीआई को ध्यान रखना है कि भाई महंगाई ज्यादा ना बढ़ जाए। इकोनॉमी तो बढ़ जाएगी लेकिन फायदा उत्पादक को मिलेगा, आम जनता तो बेचारी गरीबी मर जाएगी। जैसे अभी कोरोना के बाद सरकार ने आरबीआई ने जानबूझ के ब्याज दर को कम रखा था कि मार्केट में पैसे का फ्लो हो। आज देश में हाल हो गया कि लोगों की जेब में पैसा आ गया, लोग घर बनाने लगे, कोरोना पीरियड के बाद इकोनॉमी आगे बढ़ने लगी। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देखो कि मार्केट में कारें खरीदने के लिए लोगों ने लाइन लगा दी कि कार एक एक साल की वेटिंग चल रही है। हालांकि एक रीजन ये भी है सेमीकंडक्टर क्राइसिस, लेकिन लोग आज के डेट में कार खरीदने के लिए परेशान हैं। पैसा है, लोगों को बैंक से पैसा मिल रहा था। अब वो पैसा जब मार्केट में ज्यादा जाएगा तो महंगाई आएगी। आपने देखा होगा कि इस बीच महंगाई ज्यादा बढ़ गई। यही रीजन है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार रेपो रेट को इंक्रीज करती जा रही है। पिछले दो मासिक समीक्षा में अगर देखा जाए कि भाई 3 बार से लगातार ब्याज दर को बढ़ाई जा रही है आरबीआई, ताकि पैसा न जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ती है तो आम जनता को नुकसान होता है। भाई आपको फल सब्जियां महंगी मिलेंगी, ठीक है, आपको बाकी चीजें महंगी मिलेंगी, और जिनके पास पैसा होगा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए लगातार सरकार पहले ब्याज दर को घटा रही थी, अब ब्याज दर बढ़ाया जा रहा है। तो यहां पे मौद्रिक नीति बनाने के लिए आप जरा देखो, गवर्नमेंट का दबाव होता है। गवर्नमेंट कहती है कि पैसे का फ्लो बढ़ाओ, और आरबीआई कहती है कि ना, हम जितना देश में जरूरत को समझेंगे उतना ही पैसे का फ्लो बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जरा देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी, अक्सर यह संशय होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कितने मंथ पे रिव्यू की जाती है। तो पहले यह क्वार्टरली रिव्यू की जाती थी, हर 3 महीने पे रिव्यू की जाती थी। अब इसकी हर 2 महीने पे समीक्षा होती है। ठीक है, इस बार तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आरबीआई की कम से कम इस साल 6 मीटिंग होंगी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, ताकि हम पैसा कितना इकोनॉमी में जा रहा है इस पे कड़ी नजर रख सकते। तो अब जो है क्वार्टरली नहीं बनाई जाती है, अब द्विमासिक होती है। ये 2 मंथ के अंदर अंदर रिव्यू की जाती है। अब 2 महीने के अंत में इसको रिव्यू किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि देश की जरूरत के अनुसार महंगाई अगर ज्यादा बढ़ रही तो मीटिंग पहले भी बुलाई जा सकती है, लेकिन कम से कम 2 महीने पे तो जरूर बुलाई जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे मेरे ख्याल से आप सबने सारे पॉइंट्स को समझ लिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी हम क्यों बनाते हैं। अब जरा देखो, हम वापस आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो एक जरा हेडिंग दे लो, एक बच्चे फ्रेम बना लो, क्योंकि अक्सर करके आपसे बिहार पीसीएस या अदर स्टेट कमीशन में क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा आरबीआई का क्वांटिटेटिव इंडेक्स है, मात्रात्मक नीति में कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, कौन से नहीं आते। तो इधर के 3 पॉइंट दे देंगे और एक कंपोनेंट दे देगा क्वालिटेटिव इंडेक्स का। और आपको जब साइड करना होगा तो आपको यह ध्यान रखना होगा कौन सा एक मात्रात्मक नीति नहीं है, क्वांटिटेटिव इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो जरा इनके दोनों पॉइंट्स को लिख लो मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक है, मौद्रिक नीति के, इसको आप लिख लो। 2 मिनट हम वेट कर लेंगे, आप अपने नोट्स को क्लियर कर लो। मॉनेटरी पॉलिसी, या चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो आप कि बाद में अगर आपने लिख लिया, लेकिन अगर मेरे साथ लिख लोगे तो बेटे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास और अगली क्लास में मुझे लगता है कि 1 घंटे चाहिए होंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज के बाद आपको एग्जाम में भी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के जाने की जरूरत न पड़े, इतने डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो हेडिंग दे लो मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें एक तरफ लिख लो क्वांटिटेटिव इंडेक्स और एक तरफ लिख लो क्वालिटेटिव इंडेक्स, और यहां पे लिख लो मात्रात्मक। जो हिंदी वाले बच्चे हैं लिख सकते हो मात्रात्मक नीति, और इधर लिख सकते हैं गुणात्मक नीति। मात्रात्मक नीति और इधर लिख सकते हैं गुणात्मक नीति। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंतर्गत, जो पहला पॉइंट है यह है बैंक रेट। यह है बैंक रेट, बैंक दर। इसको हिंदी में बोला जाता है बैंक दर, इंग्लिश से बोला जाएगा बैंक रेट। दूसरा पॉइंट है रेपो रेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आगे चल के मैं लिखवाऊंगा अभी। रेपो रेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में REPO
रेपो रेट, अगला पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट, अगला जो पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट, फिर है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रिवर्स रेपो रेट होगा सीआरआर। सीआरआर वैसे इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। अभी इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे, वैसे जान लो कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, यह है एसएलआर। एसएलआर इसको भी आगे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसएलआर, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको हिंदी में बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग, चाहे तो लिख लो अभी इसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हिंदी में इसको बोलेंगे सीमांत सुविधा दर। सीमांत सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत सुविधा दर। और इधर की तरफ आ जाओ आप क्वालिटेटिव इंडेक्स पे, गुणात्मक नीति पे। अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे बच्चे, आज के अगली क्लास में लग जाएगी, अभी तो बस लिख लो आप, ठीक है। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्वालिटेटिव इंडेक्स, गुणात्मक नीति, क्वालिटेटिव इंडेक्स, गुणात्मक नीति, क्वालिटेटिव इंडेक्स, गुणात्मक नीति। यहां लिखा हुआ गुणात्मक नीति। पहला पॉइंट है मार्जिन रेशियो, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे एक ही होगा, मार्जिन रेशियो। मार्जिन रेशियो, मार्जिन रेशियो। दूसरा है पीएसएल स्कीम। पीएसएल स्कीम, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही होगा, पीएसएल स्कीम। उसके बाद डीआरआई स्कीम। डीआरआई स्कीम, डीआरआई स्कीम। आरबीआई गाइडलाइंस, ये दोनों एक ही पॉइंट है। आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई दिशा निर्देश, आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई दिशा निर्देश। एसएचजी लिंकेज स्कीम, एसएचजी लिंकेज स्कीम। ठीक है। अब जरा देखो कि पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा गया कि भाई कौन सा एक कंपोनेंट क्वांटिटेटिव इंडेक्स नहीं है, मात्रात्मक नीति नहीं है। आपको दे देगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और यहां से दे देगा मार्जिन रेशियो। ये सवाल पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको मार्जिन रेशियो को साइड कर देना है। अब देखो क्वांटिटेटिव इंडेक्स और क्वालिटेटिव इंडेक्स में फर्क क्या होता है। क्वांटिटेटिव इंडेक्स नाम से ही मतलब है क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6, क्वांटिटी कि मतलब सीधा अर्थव्यवस्था पे असर डाल रहा है। अगर हम मनी के फ्लो को डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहें तो सीधा कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये मार्केट पे सीधा कंट्रोल करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंडेक्स। दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव इंडेक्स। भाई इधर की तरफ की जितनी पर्पज है, मैंने क्या बताया था, इन्फ्लेशन से प्रोड्यूसर को फायदा होगा, लेकिन आम जनता को नुकसान होता है। जो सैलरी इंप्लॉयड है उनको नुकसान होगा, गरीबों को नुकसान हो। लेकिन अगर गरीबों तक भी पैसे को पहुंचा दिया जाए, भाई महंगाई को जरा देखो कि कुछ हाथों में संकेंद्रित पैसा हो गया, कुछ ही लोगों के पास पैसा आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। वो तो मार्केट में गलत पैसे का यूज करेंगे, और गरीब बेचारा, अमीर के पास पैसा है, प्रोड्यूसर का पैसा, उसको मटर की कीमत 20 रुपए हो या 100 रुपए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दाल जो मिल रही है पल्सेस 100 रुपए मिले या 200 मिले, कोई फर्क नहीं, उसका बहुत पैसा, ब्लैक मनी भी है,
और पैसा बहुत। लेकिन एक गरीब बेचारा, उसके पास अगर महंगाई आ गई, 200 रुपए केजी अगर दाल मिल रही, वो बेचारा मर जाएगा। ठीक है, किसान को देखो, अगर महंगाई बढ़ेगी तो किसान को खेतों में निवेश करने के लिए पैसा चाहिए, छोटे व्यापारियों को पैसा चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि इन कमजोर लोगों को, समाज के जो कमजोर लोग हैं, इनके पास भी अगर पैसा पहुंचा दिया जाए तो महंगाई का असर नहीं पड़ेगा। तो इधर की तरफ क्वालिटी मतलब रंग, कोई जैसे किसी कपड़े का कलर कोई है, कुछ लोगों का जीवन स्तर बड़ा अच्छा है, तो अगर क्वालिटी में चेंज कर दे, गुण में चेंज कर दे, मीठा और खट्टा सबके जीवन में मीठा ला दे, तो क्वालिटी में चेंज कर दे, तो फिर क्या बात है। तो यहां सरकार का पर्पज है गरीबों और किसानों तक धन की व्यवस्था कर देना। आप देखो कि ये सारे पर्पज इसीलिए है। ठीक है, तो महंगाई का असर गरीबों और किसानों पे कम पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इसके ट्विंस गोल बताए थे। एक मैंने बताया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना। दूसरा मैंने पर्पज बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। तो इन्फ्लेशन को, महंगाई को भी कंट्रोल करेगी और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देगी, रोजगार को प्रोत्साहन देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोत्साहन देगी। ठीक है, अब यहां पे एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और यह ध्यान रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 मंथ में बनाई जाएगी, और इसको बनाएगा कौन? मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके कुल 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर चेयरमैन होंगे, 3 मेंबर आरबीआई के होंगे, 3 मेंबर सरकार अपॉइंट करेगी। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा देखते हैं कि ये बैंक रेट क्या होता है। पहले बैंक दर को समझते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहें, यहां से 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक आसान सा, एक टफ सा। पहले आसान वाला देख लेते हैं। मान लो कि मैं आरबीआई हूं और आप सब जो मुझे देख रहे हो सब बैंक हो। इस पूरे फंक्शन में इधर आम जनता का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आरबीआई और बैंकों की बात है। मैं आरबीआई हूं, आप सब जो मुझे देख रहे हो सब बैंक हो। तो आरबीआई जिस रेट पे अन्य बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन देता है, दीर्घकाल का ऋण देगा, वो क्या है? बैंक रेट। आरबीआई जिस रेट पे अन्य बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन देगा, दीर्घकाल का ऋण देगा, वो क्या है? बैंक रेट। तो आरबीआई जो है, आप देखोगे कि ये जो बैंक रेट है ये लॉन्ग टर्म होता है। आरबीआई जो है बैंकों को जिस रेट पे, दर पे दीर्घकाल का ऋण दे, वो क्या है? लॉन्ग टर्म है। आसान भाषा में, आरबीआई मैं हूं, आप सब मेरे कस्टमर हो, बैंक हो। आरबीआई ने जिस रेट पे अन्य बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन दिया, वो बैंक रेट। रेपो रेट, आरबीआई जिस दर पे अन्य बैंकों को अल्पकाल का ऋण दे। मैं आरबीआई हूं, आप सब बैंक हो। आरबीआई ने जिस दर पे अन्य बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन दिया, तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म है। अब जरा देखो कि रेपो रेट 2 से लेके 90 दिन का होता है। क्यों शॉर्ट टर्म ये होता है? ये होता है 2 से लेके 90 दिन का। तो आरबीआई अन्य बैंकों को जब 2 से लेके 90 दिन का लोन दे, तो क्या कहलाएगा? रेपो दर। ये शॉर्ट टर्म है। अब बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है। आरबीआई जिस रेट पे अन्य बैंकों को दीर्घकाल का ऋण दे, आरबीआई जिस दर पे अन्य बैंकों को दीर्घकाल का ऋण दे, वो क्या कहलाएगा? बैंक रेट। ये होता है 91 to 364 डेज। 91 to 364 डेज। तो दीर्घकाल क्या हो गया? 91 से लेके 364 डेज। रेपो रेट जो शॉर्ट टर्म है, 2 से लेके 90 दिन का ही लोन होता है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? लेकिन ये इतना नहीं होता, इससे कहीं ज्यादा होता है। आप जरा एक एक करके अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से एक छोटी परिभाषा तो आपको समझ में आ गई। आरबीआई जिस दर पे अन्य बैंकों को दीर्घकाल का ऋण दे दे, वो बैंक रेट। आरबीआई जिस दर पे अन्य बैंकों को अल्पकाल का ऋण दे, रेपो रेट। इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन हमारा काम इतने से नहीं चलेगा, आपके क्वेश्चन और भी टफ आते हैं। यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, क्वेश्चन थोड़े और टफ आएंगे। इसको देख लेते हैं कि बैंक रेट क्या होगा।
पहले अगर बैंक रेट को देखा जाए तो मैंने क्या बताया, इट इज द रेट एट विच आरबीआई अलाउज लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द बैंक्स। यह एक ऐसी दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकाल का ऋण देता है। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। और लॉन्ग टर्म कितना होता है, 91 to 364 डेज। लेकिन इसके अलावा क्या है कि बैंक रेट जो है आजकल इस काम में यूज नहीं आता। मेन दर है जिसके बैंकों आरबीआई की पॉलिसी दर कहा जाता है, नीति दर कहा जाता है, और रेपो दर होता है। अब इसको देखो कि बैंक रेट क्या है, रीडिस्काउंट रेट होता है। आपसे हर एग्जाम में, यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, जब भी पूछा गया है कि बैंक दर क्या होता है, तो रीडिस्काउंट रेट होता है, पुनर्बट्टा दर होता है। पुनर्बट्टा दर होता है। यह क्या होगा, पुनर्बट्टा दर होगा, रीडिस्काउंट रेट होगा। अब यह पुनर्बट्टा दर क्या होता है, यह भी एक समस्या है। इसको देखते हैं बड़े आसान शब्दों में, ठीक है। आप लोग जरा देखो, मान लेते हैं कि ये ए है व्यापारी और ये बी है व्यापारी। ये दो व्यापारी हैं, ठीक है, दोनों आपस में व्यापार करते हैं और एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए इन्होंने अपना बिजनेस किया। इन्होंने क्या है कि इनको 100 रुपए का एक माल विक्रय किया। ए ने बी को 100 रुपए का एक सामान विक्रय किया, ठीक है। और उसमें जो हुंडी है, बिल ऑफ एक्सचेंज, उस पे ये लिखा गया कि भाई जो विक्रेता है, क्रेता से 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा ले लेगा। 1 साल के लिए इस बिल की मैच्योरिटी पीरियड है 1 साल की। ए ने बी को 100 रुपए का सामान बेचा, ठीक है। और बी ने क्या किया, ए को एक बिल लिख के दे दिया कि भाई मैं, ये रहा मेरे लिए सबूत, मैं आपको 1 साल की अवधि में ये पैसा चुका दूंगा। ए ने बी को सामान बेचा और बी ने क्या किया, ए को बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी दे दी। हुंडी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कि जैसे अगर देखा जाए कि आपने किसी से सामान खरीदा, आप और मैं व्यापारी हैं, मैंने आपको 100 रुपए का सामान बेचा उधार पे, आपने मुझे दे दिया एक बिल, कागज का टुकड़ा कि भाई ये रहा, ये मेरा हुंडी, 100 रुपए का 1 साल के अंदर मैं आपको पैसा दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो कि तभी क्या होता है कि भाई ए को फिर जो व्यापारी है उसको जरूरत पड़ गई 1 साल के पहले ही कि इस बिल को भुना ले, अगर कोई इस बिल को थोड़े कम पैसे में खरीद ले, मुझे नगद दे देता। तो ए जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो बैंक क्या करते हैं, ऐसे फर्स्ट क्लास बिल को अनुमति देते हैं, उस कागज को वैलिड मानते हैं, अनुमति देते हैं। ए गया एसबीआई के पास कि भाई मेरे पास ये 100 रुपए का जो बिल है, आप ये रख लो, इसको भुना दो, डिस्काउंट काट के, बट्टा काट के मुझे दे दो जो पैसा देना है। एसबीआई ने कहा कि भाई 10% चल रहा है अभी डिस्काउंट रेट बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो आप मुझे ये बिल दे दो, मैं आपको 10% काट के 100 के बिल पे 90 रुपया दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, एसबीआई को यह बिल दे दिया। एसबीआई ने 10 रुपए का बट्टा काट के मुझे कितने पे दे दिया, 90 रुपए, ठीक है। बैंक, अब इसके पास क्या हो गया, ए के पास 90 रुपए आ गए, साल भर के पहले उसका बिल भुन गया। भाई साल भर में 90 रुपए से और कमा लेगा, थोड़ा लाभ ही तो कम हुआ है, इसलिए जल्दी से भुना लेता है, ठीक है। एसबीआई को पता है कि भाई 10 रुपए मेरा ब्याज हो गया, 1 साल के बाद ये पैसा देगा बी मुझे, तो मेरा 1 साल का ब्याज हो गया, ये जो मैंने डिस्काउंट काटा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपए। लेकिन मान लो एसबीआई को, भाई ये तो 1 साल का है, एसबीआई को भी साल के बीच में जरूरत पड़ गई कि यार पैसे की जरूरत है। ऐसे तो भाई एसबीआई किसी एक मेरा ही बिल थोड़ी बुनाया, हजारों लाखों का बिल ऐसे बुनाया है व्यापारियों का, और एसबीआई को बीच में जरूरत और पड़ गई कि इस बिल को भुना लेते हैं, कोई ऐसा तो है जो मेरा बिल भुना दे। तो अब मैं जाऊंगा बैंकों के बैंक के पास। एसबीआई जो है
जाएगी आरबीआई के पास, एसबीआई जाएगी आरबीआई के पास कि भाई ये जो 100 रुपए का बिल है आप इसको रख लो और मुझे पुनर्बट्टा काट, एक बट्टा काट लिया एसबीआई ने, एक बट्टा आप और काट लो, मुझे पैसा दे दो। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के पास जो बैंक रेट चल रहा है वो है 5.65 का, 5.65 का बैंक रेट चल रहा है। तो आरबीआई ने कह दिया कि भाई एसबीआई से प्रेजेंट टाइम में 5.65 का चल रहा ब्याज दर, तो इस 100 रुपए पे मैं आपको क्या करूंगा, 94.35 रुपया मैं दे सकता हूं। मैंने कहा ठीक है दे दो। अब आरबीआई ने एसबीआई को दे दिया 94.35 रुपए, तो भी एसबीआई ने लिया था 90 रुपए, बट्टा काटा था, 10 रुपए का लाभ कमाया था। आरबीआई ने 5 रुपए 65 पैसे का लाभ कमा लिया और इसको 94.35 दे दिया। तो बैंक रेट क्या होता है, एक बट्टे के ऊपर जो दूसरा बट्टा काटा जाए, एक डिस्काउंट के ऊपर जो दूसरा डिस्काउंट काटा जाए, इसीलिए बच्चे इसको कहते हैं रीडिस्काउंट रेट, पुनर्बट्टा दर। इसे क्या बोलेंगे, रीडिस्काउंट रेट, पुनर्बट्टा दर। इसको आप लिख लो पहले, बाद में कंफ्यूज कर जाओगे एग्जाम्पल के थ्रू। बैंक रेट क्या हो गया, अभी मैं डिटेल में भी लिखवाऊंगा, लेकिन पहले लिख लो, ये लॉन्ग टर्म होता है, दीर्घकाल का होता है। मतलब आरबीआई जिस दर पे बैंकों को दीर्घकाल का ऋण दे, आरबीआई जिस दर पे बैंकों को दीर्घकाल का ऋण दे, और ये कितना होता है, 91 to 364 डेज, एक साल से कम अवधि का या एक साल का हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये परिभाषा में पूछ के टफ परिभाषा पूछी जाती बैंक रेट की। तो ये क्या होता है, इट्स ए रीडिस्काउंट रेट, यह एक पुनर्बट्टा दर है। यह क्या है, एक पुनर्बट्टा दर है, रीडिस्काउंट रेट, पुनर्बट्टा दर है। अब पुनर्बट्टा दर मैंने क्या बताया, इसको लिख लेना एग्जांपल। ए ने बी को 100 रुपए का सामान बेचा, एक साल के बिल पे, एक साल के बाद में आपको पेमेंट दे दूंगा। तो लिख लो, ए ने बी को 100 रुपए का सामान बेचा एक साल के बिल पे, हुंडी पे, मतलब हुंडी को बोलते हैं, बिल को ही हुंडी बोलते हैं, इसे बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है, अगर साल के बीच में या कभी भी आरबीआई को, बैंक को लगता है कि इस पैसे को, इस बिल को भुना लेते, इस बिल को थोड़ा कम पैसा मिलेगा, व्यापारी ने सोचा भुना लेते हैं, तो ये जो व्यापारी है एसबीआई को देता है, एसबीआई ने 10% का बट्टा काटा, ठीक है, और 90 रुपए व्यापारी को दे दिया। व्यापारी एक साल के पहले ही खाली हो गया पैसा लेके, थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ लेकिन खाली। अब एसबीआई के पास ऐसे लाखों बिल पड़े, भाई आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई ने कहा कि ऐसे बिल को हम भी बुना देंगे। तो एसबीआई गई आरबीआई के पास कि भाई 100 रुपए का बिल, इस पे कितना बट्टा काट के दोगे। तो अभी जो ब्याज दर चल रहा है बैंक रेट का 5.65% है, तो आरबीआई ने कह दिया कि भाई ठीक है, 100 रुपए का बिल है, 94.35 रुपीज मैं आपको दे देता हूं। तो एक बट्टा बैंक काटेगा, एक बट्टा आरबीआई काटेगा, इसी को हम कहते हैं बैंक रेट, इट्स ए रीडिस्काउंट रेट। ठीक है, तो आज बच्चे समय थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके पहले इतना आप लिख चुके हो, बैंक रेट लॉन्ग टर्म है 91 to 364 डेज का, इट्स ए रीडिस्काउंट रेट या पुनर्बट्टा दर। और मैंने ये आपको एग्जांपल बताया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या तो लिख लो, बाद में लिख भी सकते हो, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अभी सिर्फ हमारा, देखो मैंने बताया था आपसे कि बड़े डिटेल में क्लास होगी और आपको एग्जाम तक कुछ भी इसको पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने अभी सिर्फ हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट हो पाया है। कल तो संडे है, खैर मंडे को जो हमारी क्लास होगी वो यही बैंक रेट से शुरू करेंगे और डिटेल में खत्म करेंगे। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यहां पे एक लाइन अगर आप चाहो तो और लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखवा भी दिया था, फिर भी, इट इज द रेट एट विच आरबीआई अलाउज लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द बैंक्स, या हिंदी में कह सकते हो यह एक ऐसी दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकाल का ऋण देती है। और फिर मैंने बता दिया था इसमें कि इट्स ए रीडिस्काउंट रेट
यह एक पुनर्बट्टा दर है। तो हमने बैंक रेट कंप्लीट कर लिया है। यहां पे एक चीज और देख लो, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में अभी 20-25 दिन पहले जो रेट गवर्नमेंट ने तय किए हैं, देखो ध्यान रखना कि रेपो रेट अभी चल रहा है 5.40%। रेपो रेट है 5.40, लेकिन मान के चलना कि 2 महीने में ये बदल भी सकता है, ये भी रख सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, रेपो रेट है 5.40% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। और बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से प्लस 0.25% ज्यादा होता है, तो बैंक रेट हो गया 5.65%। ठीक है। और नियम यह कहता है कि जितना बैंक रेट होगा उतना ही एमएसएफ होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो एमएसएफ भी कितना होगा, 5.65। फिर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो ये है 4% अभी, और एसएलआर जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये है 18.5%। ठीक है। तो ये करंट रेट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। रेपो रेट है 5.40, रिवर्स रेपो रेट है 3.35। ठीक है। इसमें बहुत दिनों से छेड़छाड़ नहीं हुई है। बैंक रेट 5.65 है और जितना बैंक रेट होता है उतना ही एमएसएफ होता है। ठीक है। तो दोनों 5.65। सीआरआर 4% है, एसएलआर 18.5% है। ठीक है। तो आज की क्लास बच्चे यही फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको डिटेल में समझ में आई होंगी बातें, और अगली क्लास भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे होगी। डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन छूट न जाए, और उसमें देखेंगे कैसे इनका यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए विदा लेते हैं। मंडे को फिर मिलेंगे सेम टाइम यहीं अपने प्यारे बिहार सिविल एकेडमी में। ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं ब्रजेश कुमार पांडे आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।